ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मीन्स टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। सैंपल से जो हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन का रिजल्ट है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक एस्टिमेशन और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन में हमने दो तरीके आगे से किए, एक पॉइंट एस्टिमेशन किया और एक इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हमने क्या पढ़ा कि एक सिंगल वैल्यू जो सैंपल से कैलकुलेट की गई है वो पूरी पॉपुलेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। मसलन अगर हमने सैंपल से मीन निकाला है या उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया है तो हम कहेंगे यही मीन जो है ये पॉपुलेशन का मीन है, यही प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में हमने एक रेंज ऑफ वैल्यूज दी जिसमें हमने कहा विद सम स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी आर पैरामीटर विल फॉल इन दिस इंटरवल, से दिस इंटरवल इज ए एंड बी। और एस्टिमेशन का जो टॉपिक है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम आते हैं इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के दूसरे तरीके की तरफ, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है? बाय डेफिनेशन अगर देखें, a supposition or explanation that is provisionally accepted in order to interpret certain events or phenomena and to provide guidance for further investigation. A hypothesis is the tentative statement about the relationship between two or more variables. यानी कि हाइपोथेसिस में हम एक फिनोमिना को इंटरप्रेट करने के लिए एक स्टेटमेंट सेट करते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, स्टेटमेंट अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरीके से है और फिर स्टैटिस्टिकल टूल को इस्तेमाल करते हुए उसको वेरीफाई करते हैं कि इधर दिस स्टेटमेंट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। स्टैटिस्टिकली आप इसको कह लें कि एन अजम्पशन अबाउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि जो भी अजम्पशन हम बनाते हैं, जो भी हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स में हम बनाते हैं दैट इज अबाउट अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मीन को हम देख सकते हैं कि इस पॉपुलेशन का मीन क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डिफरेंस ऑफ मीन क्या है। पॉपुलेशन की कोई भी प्रॉपर्टी को हम लेकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। The statistical procedure for testing a hypothesis requires some understanding of null hypothesis and alternative hypothesis. जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। अब नल हाइपोथेसिस को हम किस तरह स्टेट करेंगे? अ नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, वो इसलिए कि अगर हम कोई स्टेटमेंट सेट करते हैं या अगर हम कुछ अज्यूम करते हैं या कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं वो तभी हम बनाते हैं किसी फिनोमिना के बारे में जब उसके बारे में हम डाउटफुल होते हैं। अगर किसी फिनोमिना, किसी इवेंट के बारे में अगर हम श्योर हो तो उसको हमें टेस्ट करने की जरूरत ही ना हो। और जब किसी चीज के बारे में हम डाउटफुल हो तो उसको हम देखते हैं कि इसकी पॉसिबल रिजेक्शन क्या है। उस पॉसिबल रिजेक्शन को हम नल हाइपोथेसिस के जरिए टेस्ट करते हैं और मैथमेटिकली इसको हम डिनोट करते हैं एच नोट से। और इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसका उलट होता है। अगर हमने नल हाइपोथेसिस में ये कहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, तो इसमें हम कहेंगे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मैथमेटिकली इसको एच ए या एच वन से डिनोट किया जाता है। जब इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वलिटी साइन आता है, इक्वल साइन, जबकि ये इसका उलट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जहां नॉट इक्वल का साइन होगा या लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन आएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को कैसे स्टेट किया जा सकता है।
You might have come up with the measurable hypothesis that children have a higher IQ if they eat oily fish for the period of time. अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो एक स्पेसिफिक पीरियड में कह लें कि 6 महीने अगर उनको ऑयली फिश दी जाए तो उनका IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? Children who eat oily fish for 6 months do not show higher IQ. जाहिर बात है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए यूज होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर 6 months डू नॉट शो हायर IQ, यानी कि ऑयली फिश अगर लेते भी हैं 6 महीने तो उनके IQ लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऑल्टरनेटिव इसका उलट है, तो हम यहाँ कहेंगे कि चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर 6 months विल शो अ हायर IQ. A common statistical method is to compare population to the mean. आमतौर पर जो populations को compare किया जाता है वो उसके mean के साथ किया जाता है। मसलन अगर oily fish लेने से पहले बच्चों का mean IQ level 100 है तो हम लिखेंगे कि H naught will be mu equal to 100. तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों को 6 महीने oily fish दी गई है तो उनके IQ level में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 100 का 100 ही है। So हम कह सकें there is no increase in the mean intelligence. अगर ऑयली फिश बच्चों को 6 महीने दी गई है और उनका IQ लेवल इंक्रीज कर जाता है 100 से ऑन द एवरेज, तो उनका मीन IQ लेवल जो है वो 100 से ज्यादा हो जाता है, 105 हो जाता है, 106, 107, तो हम ये कहेंगे कि ऑयली फिश लेने से बच्चों की मीन इंटेलिजेंस में इजाफा हुआ है। द चिल्ड्रन विल शो एन इंक्रीज इन द मीन इंटेलिजेंस. टाइप्स ऑफ एरर एंड व्हाट आर एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? The purpose of hypothesis testing is to reject or not reject the null hypothesis based on statistical evidence. यानी कि जब hypothesis testing हम करेंगे तो वहां पे हमारा जो null hypothesis है वो या तो reject हो सकता है या reject नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि जब हम उसको reject कर रहे हो तो वो true हो, और ये केस भी arise हो सकता है जब उसको हम reject ना कर रहे हो, जब वो false हो। जब इस तरह के केसेस अराइज होंगे तो इसका मतलब है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एरर अकर कर रही है। एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर वी कैन मेक इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 टाइप 1 एरर और नंबर 2 टाइप 2 एरर। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहेंगे टाइप 1 एरर इज व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डेटा शोइंग दैट आउटकम वाज ट्रू, मींस रिजेक्ट H नॉट व्हेन इट इज ट्रू। और टाइप 2 एरर क्या है? व्हेन नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डेटा शोइंग दैट आउटकम वाज फॉल्स, मींस H नॉट रॉन्ग है लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। टाइप 1 एरर, A type 1 error also known as error of the first kind, इसको first kind error भी कहते हैं। और ये क्या है? When the null hypothesis is true but is rejected, सही होने के बावजूद उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। A type 1 error may be compared with so called false positive, इसको false positive भी कहते हैं। The rate of the type 1 error is called the size of the test and denoted by a Greek letter alpha। और ये जो है सिग्निफिकेंस लेवल के इक्वल होता है, जैसा कि हमने पीछे कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा, सिग्निफिकेंस लेवल इज डिनोटेड बाय अल्फा। इफ टाइप 1 एरर इज फिक्स 5%, it means that there are about 5 chances in 100 that we will reject H naught when H naught is true। सपोज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 5 दफा ऐसा हो सकता है कि हम H नोट को रिजेक्ट कर दें व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर आल्सो नोन एज एरर ऑफ द सेकंड काइंड। टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ द फर्स्ट काइंड। और टाइप 2 एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ द सेकंड काइंड। इट अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट erroneously fail to be rejected। ये कब अकर होती है? कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं करते। टाइप 2 एरर मीन्स एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन वी शुड हैव बीन रिजेक्टेड। A type 2 error may be compared with so called false negative। टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं? false positive।
और टाइप 2 एरर को क्या कहते हैं? फॉल्स नेगेटिव। द रेट ऑफ द टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर बीटा and related to the power of a test which is equal to 1 minus beta. टाइप 1 एरर हमारे पास क्या था? It is denoted by alpha और टाइप 2 एरर denoted by beta. और जो टाइप 2 एरर है इट इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ अ टेस्ट, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। आइए इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, दोनों एरर्स को आपको याद रखना ज्यादा आसान होगा। एक तरफ हमने ले लिया नल हाइपोथेसिस H नॉट इज ट्रू और H नॉट इज फॉल्स। H नॉट मीन नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट H नॉट हाइपोथेसिस, एक डिसीजन ले लिया, दूसरा ले लिया फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अच्छा, जब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब है ये फॉल्स डिसीजन है एंड देयर अराइजेस टाइप 1 एरर। दूसरा है अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जारी बात है अगर ये ट्रू है नल हाइपोथेसिस तो अगर हम उसको रिजेक्ट नहीं करते इसका मतलब है ये करेक्ट डिसीजन है, इट इज ट्रू डिसीजन, तो यहाँ कोई एरर अकर नहीं हो रही। सिमिलरली अगर आप इस पे जाएं नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि अगर वो फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी करेक्ट डिसीजन है, यहाँ भी कोई एरर अकर नहीं हो रही। लेकिन अगर हम यहाँ आए तो नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स लेकिन हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, अगेन यहाँ इसका मतलब है एरर अकर हो रही है और दिस एरर इज ऑफ सेकंड काइंड, इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। आइए इस फिगर से हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अंडर H नॉट है जो रेड से ड्रॉ की गई है, और ये जो येलो सारा एरिया है ये क्या है? हम कह रहे हैं ये अल्फा है हमारे पास, ये यहां से यहां तक जो वैल्यू वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। और जो अंडर HA हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जो कि ये ग्रीन से ड्रॉ की गई है, और इसका जो एरिया H नोट के एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है, क्योंकि ये जो सारा बाकी एरिया है ये क्या है? H नोट का एक्सेप्टेंस रीजन। ये जो ब्लू वाला है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बीटा है, टाइप 2 एरर, ये हमारे पास बीटा वैल्यूज हैं। तो जो येलो वाला एरिया है हम कहेंगे दिस इज टाइप 1 एरर, और जो ये हमारे पास ब्लू वाला एरिया है दिस इज आर टाइप 2 एरर। इफ वी डिक्रीज टाइप 1 एरर देन इट विल इंक्रीज टाइप 2 एरर, वाइस वर्सा। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के उलट हैं। अंडर H नोट जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रिजेक्शन रीजन हम स्मॉल कर देते हैं, तो इससे क्या होगा? ये ब्लू वाला एरिया बढ़ जाएगा ना, तो इससे क्या होगा? बीटा 2 जो है टाइप 2 एरर इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम रिजेक्शन रीजन बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं ये हमारा अल्फा है, यहाँ पे हमारा अगर अल्फा है तो इससे क्या होगा? बीटा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बीटा का एरिया जो है वो थोड़ा सा रह गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक एरर बढ़ाने से दूसरी एरर डिक्रीज हो जाती है और एक के डिक्रीज होने से दूसरी एरर बढ़ जाती है। द चांसेस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास क्या है? मार्जिन ऑफ एरर से कि ये हमारे पास टाइप 1 एरर है। अब ये सारा एरिया हमारे पास क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हम कहते हैं कि ये 5% है तो ये हमारे पास 95% होगा ना, तो ये हमारे पास क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिक्रीजिंग द टाइप 1 एरर। अगर हम कहते हैं कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 95 नहीं है, हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा तो 99% है, 99%, तो एरर हमारी भी कितनी हो जाएगी? 1%। तो इस तरीके से हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके टाइप 1 एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब टाइप 2 एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? टेस्ट कंडीशन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन टर्म्स रिड्यूसेस टाइप 2 एरर।
This increases the number of times we reject the null hypothesis with the resulting increase in the number of type 1 errors. ये वही बात जो हमने पहले डिस्कस की है, अगर रिजेक्शन रीजन हमारा स्मॉल होगा तो बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जो जो रिजेक्शन रीजन वाइड होता जाएगा बीटा की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी और अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी. मीन्स रिड्यूसिंग वन टाइप एरर कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीजिंग द अदर टाइप ऑफ एरर. मीन्स देयर इज नॉट अ सच क्वांटिटी विच कैन रिड्यूस बोथ ऑफ द एरर साइमल्टेनियसली. हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो दोनों को साइमल्टेनियसली रिड्यूस कर सके. एक को रिड्यूस करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो पहले वाला इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा जी, अब टाइप 2 एरर एंड पावर, इन दोनों में आपस में क्या लिंक है? Power of a test is the probability of rejecting null hypothesis when alternative is true. Power of a test का मतलब ये है कि जो टेस्ट हम यूज कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वो कितना सफिशिएंट है. पावर किसके इक्वल होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, क्योंकि बीटा हमारे पास क्या है? टाइप 2 एरर. To minimize the type 2 error, we equivalently want to maximize the power. यानी जितनी बीटा की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी हमारी पावर ज्यादा होगी, उतना ही हमारा पावर ऑफ टेस्ट सफिशिएंट होगा. अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा 2.36 है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 माइनस बीटा 1 माइनस 0.36 विच इज इक्वल टू 0.64 and beta is calculated under the alternative hypothesis. There are two approaches for rejection criteria in hypothesis testing. One is called classical approach and second is called p-value approach. Classical approach में अल्फा को फिक्स कर दिया जाता है और क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट किया जाता है. अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर जाए क्रिटिकल रीजन में तो देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज इट इज नॉट रिजेक्टेड. एंड सेकेंड अप्रोच इज पी वैल्यू अप्रोच. पी वैल्यू मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस द सैंपल डेटा प्रोवाइड्स अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, या आप कह लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस दिस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय probability of z greater than or equal to z observed values. और ये हमारे पास p वैल्यू है, या आप ये कह सकते हैं p वैल्यू इज एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा. इट गिव्स अ मिनिमम वैल्यू एट विच वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. क्लासिकल अप्रोच में जैसा कि पहले बताया कि अल्फा को फिक्स करके क्रिटिकल रीजन हम बना लेते हैं और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट नहीं करते. जबकि पी वैल्यू अप्रोच में जब पी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है तो रिजेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन इफ पी वैल्यू लेस देन अल्फा तो देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट, और अगर p वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा हो देन वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट. p वैल्यू अप्रोच में हमें क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती. रिजेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इन दो कंडीशंस पर. p वैल्यू को यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया गया है, आगे जाके हम एग्जांपल करेंगे जिसमें दोनों अप्रोचेस को यूज किया जाएगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एक सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस. अ सिंपल हाइपोथेसिस इज one in which all parameters of the distribution are specified. For example, if the height of a college students are normally distributed with variance 4 and hypothesize that its mean mu is 62 inches और हमारा hypothesis बनता है mu equal to 62. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं मीन एंड वेरिएंस और दोनों स्पेसिफाइड है. मीन जो है वो 62 इंचेस है और वेरिएंस क्या है हमारे पास 4. स्पेसिफाइड मीन्स के एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है
हम ये नहीं कह रहे कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 है या ग्रेटर देन 4 है, या ये नहीं कहा जा रहा कि मीन जो है वो ग्रेटर देन 62 है या लेस देन 62 है। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफाइड होती हैं तो हमारा जो हाइपोथेसिस बनता है उसको हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे कि इस हाइपोथेसिस में भी म्यू इक्वल टू 62 है, जबकि a hypothesis which is not simple means in which not all the parameters are specified is called composite hypothesis. For instance, if we hypothesize that mu, अगर हम कहते हैं mu greater than 62 है और उसका वेरियंस 4 है, या हम ये कह ले मीन 62 है या वेरियंस जो है वो लेस देन 4 है, इस केस में जो हाइपोथेसिस बन रहा है वो कंपोजिट हाइपोथेसिस है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर वैल्यूज को स्पेसिफाइड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ म्यू की वैल्यू 62 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 64 एंड सो ऑन। कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं पैरामीटर की। या ये हाइपोथेसिस अगर बनाए तो सिग्मा स्क्वायर लेस देन 4 है तो ये 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसमें हमारा पैरामीटर वेरियंस स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रहा। ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहेंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस, because we cannot know the exact distribution of the population in either case. Obviously, the parameter mu greater than 62 and sigma scale less than 4 have more than one value and no specified values are being assigned. क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको पहले भी होगा, लेकिन बाय डेफिनेशन द क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन एक ही चीज के ये दो नाम है। इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर विच the null hypothesis is rejected in a hypothesis test. That is, the sample space for the test statistics is partitioned into two regions. One region, the critical region, will lead us to reject the null hypothesis H naught, and the other will not. So, if the observed value of the test statistics is a member of the critical region, we conclude reject H naught. And if it is not a member of the critical region, then we conclude do not reject H naught. जैसा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन। दिस इज क्रिटिकल रीजन ब्लू 1, और ये सारा हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। इसी तरीके से क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे भी बन सकता है या टू साइडेड भी क्रिटिकल रीजन होता है, और वो वैल्यू जो एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन को सेपरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे लेते हैं जी स्कोर्स, जी अल्फा, या अगर टू साइडेड है, दोनों टेल्स पे क्रिटिकल रीजन है तो अल्फा बाय 2, अल्फा को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा एंड द रिजेक्शन रीजन। अब जो क्रिटिकल रीजन है वो H1 पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमने ये कहा है कि मीन जो है वो लेस देन 3 है, तो जब यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो लेस देन का होगा तो लेफ्ट टेल पे क्रिटिकल रीजन होगा, और अगर हमारा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो इसका क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे होगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू है, इक्वल और नॉट इक्वल टू है, तो हमारे अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होके दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन बनाएगी। यहाँ पे हमारे पास अल्फा ही होगा, जेड अल्फा, ये भी जेड अल्फा, ये माइनस जेड अल्फा हो जाएगा, ये प्लस जेड अल्फा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा जेड अल्फा बाय 2 माइनस जेड अल्फा बाय 2, और ये प्लस जेड अल्फा बाय 2। इफ द रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू टेल्स of the sampling distribution of the test statistics, the test is referred to a two-tailed test or two-sided test. जब हमारे पास हाइपोथेसिस इक्वल और नॉट इक्वल टू होगा, देन अल्फा इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द क्रिटिकल रीजन। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इधर साइड फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, अगर हमारी वैल्यू इसमें फॉल करेगी तो वी विल फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। सिंपली आप ये कह लें कि टू टेल टेस्ट में हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो इस केस में बनता है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि मीन या तो लेस देन है या ग्रेटर देन फॉर्म में है। राइट टेल्ड टेस्ट, ये हमारे पास आ गया वन टेल टेस्ट भी इसको कहते हैं, अ टेस्ट फॉर विच द एंटायर रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड ओनली इन वन ऑफ द टू टेल्स, इधर इन द राइट टेल और इन द लेफ्ट टेल of the sampling distribution. It is called one tail test और one sided test. अब ये देखें, इधर जो साइन है वो ग्रेटर फॉर्म में होगा, क्रिटिकल रीजन बनेगा राइट साइड पे, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। और लेफ्ट टेल टेस्ट
जो है वो हमारे पास जो हाइपोथेसिस होगा H1 वो लेस देन की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ्ट साइड पे होगा। दिस इज क्रिटिकल रीजन कि जिसमें अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, टू टेल टेस्ट। और अगर क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा हो ईदर ऑफ द टेल, या तो लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा हो या तो राइट साइड पे फॉल कर रहा हो, तो इसको हम कहेंगे वन टेल टेस्ट। अब हम आते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए कौन से प्रोसीजर और कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो पहला स्टेप हमारा होता है स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो सेट करते हैं, जो कि अल्फा होता है। एंड इन थर्ड स्टेप वी चूज एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज किया जाता है अंडर अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में हम कैलकुलेशंस करते हैं। जोन सा भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किस कैलकुलेशंस की जरूरत होगी। हो सकता है हमें मीन फाइंड आउट करना पड़े, सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़े, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ H1। H1 पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर तो H1 हमारे पास नॉट इक्वल टू की फॉर्म में है तो हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों साइड पे फॉल कर रहा होगा, अल्फा को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर हमारा क्रिटिकल रीजन जो है लेस देन या ग्रेटर देन की फॉर्म पे होगा तो हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो एक साइड पे फॉल करेगा। लेस देन होगा तो इस साइड पे करेगा, ग्रेटर देन होगा, H1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी तो राइट साइड पे फॉल करेगा। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। और फाइनल स्टेप में कंक्लूजन ड्रा करेंगे। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आएगी वो फॉल कर जाएगी क्रिटिकल रीजन में, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0। क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो देन वी विल रिजेक्ट H0, otherwise will not reject. Now we will deal with the following types of hypothesis tests which are based on Z distribution. Normal distribution is also called a Z distribution. In case 1, we will test whether the mean of a normal population is equal to a specified value, that is mu naught, when the population standard deviation sigma is known. In case 2, we will test whether the mean of a normal population is equal to a specified value when the population standard deviation is unknown and sample size is large. Case 3 में हम mean को ही टेस्ट करेंगे for a non-normal population with a large sample size. In case 4, we will test whether the difference between means of two normal distributions, that is mu1 minus mu2, is equal to a specified value when sigma 1 and sigma 2 are known. In case 5, we will test the difference of two means, but in case of when sigma 1 and sigma 2 are unknown.
In case 6, we will test difference of mean when we have non-normal distribution when the sample sizes are large. In case 7, we will test whether the population proportion is equal to a specified value when the sample size is large, and we will test whether the difference of a population proportion is equal to a specified value when the sample size is large. पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं, that is testing hypothesis about mean of a normal population when sigma is known. इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? इन स्टेप 1 स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अच्छा जी, 3 तरह के हाइपोथेसिस बन सकते हैं. अगर एच नोट में हम कहते हैं कि मीन इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू डेट इज म्यू नोट, तो इसके वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा? म्यू नॉट इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू. अनदर पॉसिबल हाइपोथेसिस कैसे स्टेट किया जा सकता है? अगर नल हाइपोथेसिस लेस देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसके वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका उलट, लेस देन एंड इक्वल टू का उलट होगा ग्रेटर देन म्यू नॉट. ये बात याद रखें कि इक्वलिटी साइन जो है वो हमेशा एच नोट में आएगा. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वलिटी साइन नहीं आएगा. इसी तरीके से थर्ड पॉसिबल वे ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस इज, अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू नोट है तो इसके वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? दूसरे स्टेप में we will choose level of significance. थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक. मीन की टेस्टिंग के लिए व्हेन सिग्मा इज नॉन तो हम यूज करेंगे जी टेस्ट. ये आ जाएगा under H naught when distribution is standard normal. फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास? डिटरमिन क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन जो है वो डिपेंड करेगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे. अगर हम पहला केस लें जिसमें ऑल्टरनेटिव इज म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रीजन हमारे पास बनेगा Z एब्सोल्यूट Z अल्फा बाय 2. इसमें अल्फा को 2 से डिवाइड कर देंगे, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Z ग्रेटर देन Z अल्फा बाय 2 एंड n लेस देन माइनस Z अल्फा बाय 2. बी केस में जिसमें ऑल्टरनेटिव हमारे पास था म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, इस केस में क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या होगा? Z ग्रेटर देन Z अल्फा. यहां वन टेल क्रिटिकल रीजन हमारे पास होगा. ये हमारे पास z एक्सिस है. z एक्सिस के जो मीन है हमेशा 0 होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज है हमारे पास. ये हम z पॉजिटिव है तो ये यहां कहीं अगर लाई करता है तो ये Z अल्फा, इससे ग्रेटर वाला ये एरिया बनेगा क्रिटिकल रीजन का. ये जो हमने बनाया था इसी तरीके से ये 0, ये माइनस Z अल्फा बाय 2 था, ये प्लस Z अल्फा बाय 2 था. ये क्रिटिकल रीजन था. केस सी अगर डिस्कस करें तो ये है म्यू लेस देन म्यू नॉट. तो इस केस में जो साइन इधर है वही इधर आएगा. ये भी वन टेल्ड क्रिटिकल रीजन है तो ये माइनस Z अल्फा बनेगा,
और इस ये नेगेटिव साइड पे फॉल कर रहा है, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू, तो हम कहते हैं अगर यहां कहीं -z अल्फा है तो ये वाला हमारे पास क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। ये सब क्रिटिकल रीजन। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेप जो होगा हमारे पास वो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन का होगा। मीन z की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, अगर x बार नहीं है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। सिग्मा तो इसमें गिवन है, ये सब कुछ z में डाल के कुछ कोई ना कोई इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। सपोज c आ गया। सिक्स स्टेप में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अगर तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो फॉल कर जाती है क्रिटिकल रीजन में, तो वी विल रिजेक्ट h नॉट, अदरवाइज वी विल नॉट रिजेक्ट द h नॉट। If calculated value falls in the critical region, then reject H naught, otherwise will not reject. So we have to follow these steps for testing the hypothesis about mean when sigma is known. पहले केस की एग्जांपल करते हैं, which is does an average box of a cereal contain 368 grams of cereal? A random sample of 25 boxes showed mean 372.5 and company has specified standard deviation 15 gram. Test at the level of 0.05. पहला स्टेप क्या था? स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। किस चीज को हमने टेस्ट करना है? यहाँ एक सीरियल का जो बॉक्स है उसमें ऑन द एवरेज 368 ग्राम सीरियल है या नहीं, इस चीज को हमने टेस्ट करना है। तो हम लिखेंगे हाइपोथेसिस में कि जी ऑन द एवरेज तो 368 ग्राम इसमें सीरियल है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा कि नहीं है, 368 ग्राम नहीं है, कम है या इससे ज्यादा है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? इक्वल और नॉट इक्वल वाला है, तो दिस इज टू टेल टेस्ट। अब दूसरा है अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या था? 0.05। थर्ड स्टेप क्या था? टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर h नॉट विच इज z x बार माइनस म्यू नॉट, सिग्मा भी गिवन है तो ये आ गया अंडर h नॉट व्हेन z हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रिटिकल रीजन। अब ये टू टेट के लिए क्रिटिकल रीजन हमने क्या बताया था? विच इज एब्सोल्यूट का मतलब है एक तरफ माइनस लेंगे एक तरफ प्लस के साथ, अल्फा बाय 2 के साथ जो बनेगा। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन आ गया। अल्फा बाय 2, अल्फा हमारे पास क्या है? 0.05, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.025। टेबल वैल्यू देखी तो ये आ गया 1.96। टेबल वैल्यू देखनी अब तक तो आपको आ गई होगी, क्योंकि हमने काफी डिटेल से पिछले चैप्टर्स में टेबल वैल्यू देखना आपको बताई है। तो एक दफा माइनस पे माइनस 1.96 और ये एक दफा 1.96 इधर आ गया। अगर 1.96 से एक्सीड करेगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे h नोट को। इससे अगर कम होगी तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे h नोट। फिफ्थ में हम z वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सैंपल मीन हमारे पास क्या था? 372.5 और x बार माइनस म्यू नोट है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है? ये म्यू नोट है। तो ये 368, सिग्मा हमारे पास है 15 और विच इज डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या है? 25। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है हमारे पास 1.50। अच्छा जी, अब ये 1.50 जो है ये यहां कहीं फॉल करेगी, क्योंकि यहां से आगे तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी। 1.96 से आगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 1.5 एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है।
तो 6 स्टेप जो है हम कंक्लूड करेंगे as calculated value, that is z equal to 1.50 does not fall in the critical region, so we will not reject H naught. इसका मतलब है हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है कि हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सके कि ऑन द एवरेज सीरियल बॉक्स में 368 ग्राम सीरियल है। अच्छा, ये तो मेथड हो गया क्लासिकल अप्रोच से। इसी क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं बाय यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच। इसमें उसी तरीके से हम स्टेप फॉलो करेंगे। H नॉट विच इज म्यू इक्वल टू 368, H1 368, सेकेंड स्टेप में अल्फा 0.05, थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टेटिस्टिक विच इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा एन स्क्वायर रूट, इसको कैलकुलेट किया था तो 1.5 आया था। फोर्थ में हम क्या करेंगे, पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन n इक्वल टू z ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये हमारे पास z ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये डाटा को यूज करते हुए आई है, तो ये वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन n इक्वल टू 1.5। इसको हमने ड्रॉ किया। ये z एक्सिस है, सेंटर में 0, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारे पास 0 होता है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 1.5 है, तो ये हमने डाटा फाइंड आउट करना है। टेबल से हम यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.5 को जब टेबल में देखा तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4332। ये यहां से यहां तक का एरिया है और यहां से लेके यहां तक का जो एरिया 0.5 है, 0.5 में से माइनस किया 0.4332 विच इज इक्वल टू 0.0668। तो ये एरिया आ गया ये वाला। तो पी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0668। अब पी वैल्यू को यूज जब हम करते हैं तो हमें क्रिटिकल रीजन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। एज पी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.0668 ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि 0.0668 जो है ग्रेटर देन 0.05 है, देन we will not reject H नॉट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर P वैल्यू लेस देन अल्फा हो तो हम रिजेक्ट करते हैं H नॉट को, और P वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो तो डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। तो दिस इज द रिजल्ट बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ P वैल्यू। आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो हम क्लासिकल मेथड को यूज करते हुए ही करेंगे, लेकिन हायर लेवल पे और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में पी वैल्यू अप्रोच ही यूज की जाती है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। द हाइट ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 67.39 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.30 इंचेस। A random sample of 400 students showed a mean height of 67.47 inches. Using a 0.05 significance level, test the hypothesis. Mean जो है वो 67.39 है और उसका alternative hypothesis क्या है कि mu is greater than 67.39. Firstly, we will state null and alternative hypothesis which is already given, which we have to test. That is mean equal to 67.39 और ऑल्टरनेटिव क्या है, मीन हाइट जो है स्टूडेंट्स की 67.3 इंचेस नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है, तो डेट इज 67.39। क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं कर रहा वैल्यू को, इट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। दूसरा स्टेप अल्फा क्या है 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड विच इज z x बार माइनस म्यू नॉट under H naught when Z is a standard normal distribution। फोर्थ में क्या हम करेंगे
क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करेंगे वो डिपेंड करेगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। एज ऑल्टरनेटिव में जो साइन है वो ग्रेटर देन का है तो यहाँ भी ग्रेटर देन जी एल्फा आएगा। अब एल्फा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट होता है, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है तो यहाँ जेड एल्फा ही आएगा। तो ये हमारे पास जी एक्सिस हो गया 0 और इसकी जो वैल्यू है जेड एल्फा 0.05 को टेबल में देखा तो 1.645 पॉजिटिव वैल्यू तो इस साइड पे फॉल करेगी तो ये आगे 1.645। इससे आगे की वैल्यूज जितनी भी है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती हैं। अब जी वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आ गया 67। सैंपल मीन हमारे पास क्या था 67.47 और ये म्यू नोट 67.39। स्टैंडर्ड एविएशन क्या थी 1.3 डिवाइडेड बाय एन, एन है 400। इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 1.23 और 6 स्टेप जो है हमारे पास क्या है कंक्लूजन। एज कैलकुलेटेड वैल्यू डेट इज z इक्वल टू 1.23। अब देखें ये जो क्रिटिकल रीजन में जो वैल्यूज फॉल करती हैं 1.6 से ज्यादा की जो होंगी, इससे पीछे वाली कम वाली है, यानी कि 1.2 तो यहां कहीं फॉल कर रहे हैं ना, 1.2 यहां कहीं फॉल कर रहा है विच इज एक्सेप्टेंस रीजन। सो एज z which is equal to 1.23 does not fall in the critical region, so we will not reject H naught। हम H naught को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है कि हम इस H naught को रिजेक्ट कर सकें। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। A random sample of size 36 is taken from a normal population with a non-variance that is 25. If the mean of a sample is 42.6, test the null hypothesis mu equal to 45 against the alternative hypothesis mu less than 45 with the level of significance 0.05। बिल्कुल उसी तरीके से null and alternative hypothesis फर्स्ट स्टेप में हम स्टेट करेंगे equal to 45 and ऑल्टरनेटिव क्या है म्यू लेस देन 45। अब ये भी हमारे पास वन टेल टेस्ट है, लेस देन की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव हो या ग्रेटर देन की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव हो, डेट इज वन टेल टेस्ट। ऑल्टरनेटिव में कभी भी इक्वालिटी साइन नहीं आता, इक्वालिटी साइन सिर्फ नल हाइपोथेसिस में आता है। दूसरा अल्फा 0.05 है। थर्ड जेड स्टैटिस्टिक्स which is under H naught when Z is a standard normal distribution। फोर्थ में क्या है क्रिटिकल रीजन। अब ये है, ये किस पे डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव पे। ऑल्टरनेटिव में लेस देन आ रहा है, जब लेस देन का साइन होगा तो माइनस जेड अल्फा हमारे पास आएगा क्योंकि ये लेफ्ट टेल पे फॉल कर रहा है और लेफ्ट टेल पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं हमारे पास। ये z एक्सिस है 0 है तो z अल्फा यहां कहीं है -1.645। ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई 1.645। ये क्रिटिकल रीजन है। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे z की, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सैंपल मीन क्या है 42.6 -45, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, वेरिएंस 25 था, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया, डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एन डिवाइडेड बाय एन। इसको कैलकुलेट किया तो विच इज इक्वल टू -2.88। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। एज z इज इक्वल टू -2.88। अब z की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, सो value of z falls in the critical region, we will reject H naught।
So for case 1 we have discussed all the 3 possible ways of stating null and alternative hypothesis. Now we will discuss testing hypothesis about mean of a normal population when sigma is unknown. Sigma stands for standard deviation. When population standard deviation that sigma is unknown and the sample size n is large, that is 30, more than 30 अगर हमारे पास sample size हो और standard deviation unknown हो, तो then we use sample standard deviation S instead of population standard deviation. As for large sample size, that is n greater than 30, the central limit theorem allows us to assume that sampling distribution of x bar is approximately normal with the mean of mu and standard deviation s over n square root. In other words, you can say that sigma is replaced to s and the variable becomes, that is z x bar minus mu naught s over n square root. बाकी सारी वैल्यूज उसी तरीके से हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस सिग्मा की जगह हमने इसको s से रिप्लेस कर दिया है. और टेस्टिंग हाइपोथेसिस में बाकी सारे स्टेप्स हमारे पास वही होंगे. पहले स्टेप में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम स्टेट करेंगे. सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा. तीसरे में z स्टैटिस्टिक जो कि हम ये यूज करेंगे अंडर h नोट. फोर्थ में उसी तरीके से क्रिटिकल रीजन. फिफ्थ में कंप्यूटेशन, वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. और सिक्स में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. आइए इस केस के भी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. द IQ ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 123 and a random sample of 49 students showed an average IQ of mean is equal to 120.67 and sample standard deviation is equal to 8.44. Test the hypothesis that mean IQ is equal to 123 against the alternative hypothesis it is less. यानी कि alternative hypothesis हमारे पास है mu is लेस देन 123, यानी कि IQ जो है वो लेस देन 123 होगा. पहले स्टेप में हम उसी तरीके से स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दैट इज null hypothesis is stated as mu equal to 123. It shows that IQ level on the average is equal to 123. और alternative में हमारे पास क्या गिवन था कि it is less than 123, कि IQ level जो है on the average less than 23 है. So it is one tailed test. दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमारे पास गिवन है 0.05. थर्ड स्टेप क्या था? टेस्ट स्टैटिस्टिक. टू बी यूज्ड, दैट इज z इक्वल टू x बार माइनस mu naught s over sample standard deviation, as it is not given in the example, so we have to calculate sample standard deviation s in a large sample size under h naught where z is approximately standard normal variable. फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या है? क्रिटिकल रीजन. और ये जो है किस पे डिपेंड करता है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इसका जो डायरेक्शन होगी हमें पता चलती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे. ऑल्टरनेटिव जो है मीन हमारे पास लेस देन 123 है. लेस देन की जब बात होगी तो ये माइनस z अल्फा होगा, माइनस z 0.05 और विच इज इक्वल टू 1.645. ये हमारा क्रिटिकल रीजन है. इसको ड्रॉ कर लेते हैं. इसको ड्रॉ करने से अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है. ये z एक्सिस आ गया, ये मीन 0 हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का,
और 1.645 हम कहते हैं ये यहाँ कहीं फॉल करेगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जीरो के लेफ्ट पे होती है, पॉजिटिव वैल्यू जीरो के राइट पे होती है। तो ये हमारे लेस देन वाला एरिया जो है डेट इज क्रिटिकल रीजन। और फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सैंपल मीन हमारे पास था 120.67 और म्यू नोट हमारे पास क्या है 123, s 8.44, n इज 49 और इसको कैलकुलेट किया -2.33, 49 ऊपर गया तो ये 7 बन गया, तो नीचे रह गया 8.44, तो विच इज फाइनली इक्वल टू -1.93। अब ये देखें -1.93 जो है इस एरिया में फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में, क्योंकि आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, -1.6 या यहाँ कहीं -1.8 होगा, यहाँ कहीं करके -1.9 होगा। कंक्लूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, एज कैलकुलेटेड वैल्यू that is z equals to -1.93 falls in the critical region. We will reject h नॉट। अब h नॉट हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है जो IQ लेवल है स्टूडेंट्स का वो ऑन द एवरेज 123 नहीं है बल्कि 123 से कम है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Can we reject the claim that the average age of the members of parliament is at least 50 years? If a random sample of 36 members has a mean of 48.7 with a standard deviation of 3 years, assume all the members' ages are normally distributed at the level of significance 0.01. पहले स्टेप में हम हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दैट इज एज नॉट। जो चीज हमने टेस्ट करनी थी वो था पार्लियामेंट मेंबर की एवरेज एज जो है एटलीस्ट 50 है। जब वर्ड एटलीस्ट यूज होता है इसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। जब इक्वल का साइन हमारे पास आता है तो हम उसको नल हाइपोथेसिस में स्टेट करते हैं। तो मीन ऑन द एवरेज एज हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, इसका उलट लेस देन 50। तो ये हमारे पास कौन सा टेस्ट हो गया, वन टेल्ड टेस्ट। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमारे पास है 0.01। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टेट करेंगे, दैट इज z इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट s divided by n square root, as the standard deviation is not given and we have calculated it from the sample and sample size is greater than 30, so we can replace sigma towards s under h naught where z is approximately standard normal distribution. फोर्थ में क्रिटिकल रीजन हम ड्रॉ करेंगे which is based on alternative hypothesis। क्रिटिकल रीजन की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करती है जो कि लेस देन है, लेस देन की वैल्यू को -z अल्फा से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया -z 0.01, इसकी टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई 2.33। अब इसको ड्रॉ कर लिया, ये z एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास मीन आ गया, ये 0 है तो यहाँ कहीं करके 2 की वैल्यू ले ली हमने -2.33। इससे लेस देन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन। अब हम z वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंपल मीन हमारे पास है 48.7, म्यू नोट 50, s है 3 और n 36। इसको कैलकुलेट किया तो आ गया -7.8 डिवाइडेड बाय 3.1 एंड विच इज इक्वल टू -2.52।
अब ये वैल्यू भी ये -2.33 है तो इससे आगे -2.40 होगा, फिर आगे -2.5 और यहाँ कहीं करके -2.52 होगा। मीन्स के जी की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, एज z which is equal to -2.52 falls in the critical region, so we reject H नॉट। एच नोट क्या था कि पार्लियामेंट मेंबर की जो एवरेज एज है एटलीस्ट 50 है, हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया। इस मीन वी हैव नॉट एनफ एविडेंस टू से that the every member of the parliament has at least 50 years age.